हे गाइस, वेलकम टू मैथ ब्लॉग। आज हम बात करेंगे अपने क्रैश कोर्स सीरीज़ के पहले चैप्टर रिलेशंस के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सब जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनेशंस एंड एग्जांपल ऑफ रिलेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस और फिर हम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रिलेशंस कैसे शो करते हैं उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला, हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिलेशंस। तो अगर हम जनरली समझें तो रिलेशंस का मतलब एक चीज़ दूसरे से रिलेट करना ही है। जैसे आपका आपके फादर से रिलेशन, आपका अपने फ्रेंड से रिलेशंस। सिंपल से रिलेशंस का मतलब ये था। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में समझें तो रिलेशंस का मतलब अगर हम कहें, अगर मैंने एक इक्वेशंस लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 2। अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 3। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 4। तो ये बता रहा है कि x और y में रिलेशंस है। अगर x की वैल्यू ये रखते हैं तो y की वैल्यू वो मिलेगी। तो ये मतलब हो गया मैथमेटिकल टर्म में कि x और y का रिलेशन है। ये क्या हो गया, x और y का रिलेशन, जिसमें x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिल रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 3 मिल रही है, ना x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 4 मिल रही है। तो इसका मतलब हो गया ये x और y में एक रिलेशंस हो गया। तो जो हमें इसे चैप्टर में पढ़ना है रिलेशंस, उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी कुछ डिफिनीशन समझनी होगी जो क्लास 11th की है। फिर उसके बाद हम इस पर चले आएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो क्या है, सेट। सेट तो कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इसकी जो डिफिनीशंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि डिफिनीशंस क्या है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए, अगर हमें सिंगल वर्ड में समझे तो। और क्या होगा, कलेक्शंस होगा। तो सिंपल सी बात अगर हम समझे, मैंने कहा एक मैंने सेट लिख दिया, उसमें क्या है 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। अब दूसरा सेट लिख दिया मैंने, उसमें बोल दिया 2 3 4 5। ये हो गया दो सेट A और B। ठीक है। तो हमने सबसे पहली बात का हम समझा सेट। सेट का मतलब क्या था कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल से मतलब यही था कि जो आपके पास सेट है उसमें एलिमेंट जो होने चाहिए वो डिफाइंड होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए सेट। अब इसके बाद जो आपने 11th पढ़ी है वो है CPS। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। फिर समझ लीजिए क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। एक्चुअली में ये होता क्या था, ये होता था आपका, ये होता था A क्रॉस B। निकालते थे ना A क्रॉस B, तो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। इसीलिए हम डायरेक्ट उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CPS। कैसे निकालते थे, अगर मैं कहूँ आपके पास A में जो सेट है एलिमेंट है, मैंने कहा 1 2 3 4, और हम सेट B में एलिमेंट बोल दिए 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को इसके सारे एलिमेंट से रिलेट करेंगे। सिमिलरली हम इसके सेकेंड एलिमेंट को भी सारे एलिमेंट से रिलेट करेंगे। इसी तरह थर्ड एलिमेंट को भी हम सारे एलिमेंट से रिलेट करेंगे। तो इस तरह के जो रिलेशंस मिलेंगे वो क्या होगा, पहला एलिमेंट 4 से रिलेशन बनाएगा, दूसरा एलिमेंट भी 4 से, तीसरा एलिमेंट भी 4 से, सिमिलरली चौथा एलिमेंट भी 4 से। इसका मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आ गए, 16। मतलब ये सारे टाइप के रिलेशंस हो गए, ये सारे टाइप के रिलेशन हो गए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट से सेकंड सेट के एलिमेंट में। तो सिंपल सी ये क्या हो गया, A क्रॉस B में कई सारे रिलेशंस। वो क्या रिलेशन होगा उसके बारे में नहीं बात कर रहे, ये है एक से B में रिलेट करना। तो इसी को बोलते हैं CPS। तो ये चीज़ें 11th थी। अब जो 12th में रिलेशन थी अब उसे समझते हैं। अब रिलेशंस क्या है, कहेगा कि इस सेट में इस सेट को रिलेट करेंगे, वो कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होगा जिससे इन दोनों को रिलेट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखा है, मैंने कहा एक रिलेशंस R है, वो ये है कि A, B। ये रिलेशंस किस में है, ये बता रहा है कि जो आपने रिलेशंस निकालना है वो किस एलिमेंट्स में है। ठीक है, किस एलिमेंट्स में है। तो अब ये लिख दिया, उसके बाद हम बोलेंगे सच दैट। ये क्या बता रहा है, सच
दैट, इसका मतलब क्या है, ये जो हम रिलेशन जिसमें बता रहे हैं वो कैसा है, तो बता रहा है ए कॉमा बी ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, उसने कहा ए कॉमा बी ऐसा है, और ये ए बी है कहाँ से, कह रहा है कि सॉरी, अगर आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ भी x लिख लीजिए और यहाँ भी y लिख लीजिए। कैसा है कि x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, क्योंकि आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं उसी में स्पेसिफाइड होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अगर आप ए बी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर बी लिख देंगे, आप ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या कहा मैंने, एक रिलेशन हम बना रहे हैं, रिलेशन का मतलब ए एक्स और वाई दो टर्म्स हैं, उनको रिलेट कर रहे हैं। तो हम क्या किस तरह रिलेट कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई एक रिलेशंस है सच दैट इस तरह से है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और x जो तुम्हारा लेना है वो फर्स्ट सेट से लेना है और y किस में लेना है, सेकंड सेट लेना है। तो ये रिलेशंस क्या मिलेगा, ये रिलेशंस मिलेगा आपको जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2 मिलेगी, तो 1 कॉमा 2। अब जब यहाँ वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, ये 2 कॉमा 3। सिमिलरली अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 कॉमा 4, और जब 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 5। ये हो गया आपका रिलेशंस। इसी को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि हमारा एक रिलेशंस डिफाइंड है, किस में डिफाइंड है, R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, A से लेकर B तक। सिंपल सी बात समझ में आई, क्या है, A से लेकर B तक। तो पूरी इस चीज़ों को अगर हम समराइज करके समझे क्या है, तो हमने कहा रिलेशंस क्या है, रिलेशंस हमारा एक वेरिएबल होगा, ये दो चीज़ें होंगी, कोई भी चीज़ें होंगी उनमें रिलेट करना। तो मैंने कहा दो वेरिएबल है x और y, इन दोनों को रिलेट कर दिया। कैसे कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन से। तो अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, एंड सिमिलरली 3 रखेंगे तो 4 मिलेगी। तो हमने कहा कि ये तो हमने जनरल समझ लिया मैथमेटिकल टर्म में। अब हम समझते हैं कि इस रिलेशन चैप्टर में कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहले स्टार्ट हुआ था ये सेट से, तो सेट जो कि 11th में आपका, तो सेट क्या है, अब सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात मैंने कहा ये वेल डिफाइंड स्पेसिफाइड सेट हो गए। तो मैंने दो सेट बना दिए। तो सेट पढ़ने के बाद आपको पढ़ना था CPS, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट क्या होता था, A क्रॉस B। हम क्या करते थे, A के सारे एलिमेंट को इससे रिलेट करते थे, इससे रिलेट करते थे, इस तरह से कुछ। A क्रॉस B का मतलब क्या थे, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को सेकंड सेट से रिलेट करो। तो वो जो रिलेट करने में कितने एलिमेंट आते हैं, 16। अब इन्हीं 16 एलिमेंट में से रिलेशन डिफाइंड है। तो रिलेशंस क्या है, रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। रिलेशंस R से लिखते हैं, कैपिटल वर्ड इसका फर्स्ट लेटर इसका R होता है, इसलिए इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली कुछ बुक में S से भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोटेशंस कोई नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड बुक में अगर आप देखेंगे तो R ही होता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक रिलेशंस R है, तो वो कैसा, एक्चुअली रिलेशन भी एक सेट ही है, बट उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। अभी वहाँ पर आपने पढ़ा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, तो जो यहाँ पर लिखा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे ये मैंने कहा ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशंस लिखा हुआ, कैसा लिखा हुआ, एक्स और वाई में एक रिलेशंस है सच दैट, एक्स और वाई में एक रिलेशन है, वो किस तरीके से है, तो कह रहा है सच दैट इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और x क्या है और y क्या हमें नहीं पता, तो उन्होंने आगे लिख दिया x बिलोंग करता है A में और y बिलोंग करता है B में। मतलब x के एलिमेंट लेने A से और y के एलिमेंट लेने B से। तो हमने ले लिए। जब x की वैल्यू 1 लिया तो हमें रख दिया यहाँ पर y की वैल्यू मिली 2। तो इसको कहा है, अब देखो यहाँ पर 1 कॉमा इस तरह से लिखना है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। अगर ये तीन चीज़ होती है उससे बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ये आपने सेट में 11 में पढ़ा था, बट मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आपको उसे समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट बनाकर x कॉमा y में लिखना था, तो इसी तरह से लिखेंगे। x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखने पर हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 मिल रही है। x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू 4 मिल रही है, एंड लास्ट इज x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 5 मिल रही है। बस इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा x में एलिमेंट ही नहीं है। तो जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही ना पुट करेंगे, भले उसमें ज़्यादा हो। ठीक है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा होते तो भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास x में फर्स्ट सेट में इतने एलिमेंट है। ये हो गए आपके रिलेशंस। तो आपने रिलेशन समझ लिया क्या होता है। अब हम इसकी बात करते हैं डिफिनेशंस के बारे में। तो हम डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशंस क्या है इसकी, डिफिनेशंस है इफ़ A एंड B आर
टू नॉन एम्प्टी सेट, जाहिर सी बात है अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो वो दोनों नॉन एम्प्टी रहेंगे तभी तो रिलेट करेंगे, अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं रहेंगे तो रिलेशन ही किस बात का, सेट, ठीक है। देन रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी, इसको लिखते हैं रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपने देखा था जब हम उस समय कोई एग्जाम्पल कर रहे थे तो एग्जाम्पल करते समय क्या देखे थे, मैं देखो मैंने कहा था ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं, 16 एलिमेंट आते हैं, 16 एलिमेंट आते हैं। तो अब जो रिलेशंस में आया वो कितने एलिमेंट है, कितने हैं, 1 2 3 4, वैसे तो है 16 लेकिन रिलेशन कितने हैं 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो होता है रिलेशंस। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आपको मैंने बता दिया, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है, रिलेशंस आर कैसा है, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x बिलोंग करता है सेट A में और y बिलोंग करता है सेट B में। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये आपने समझ लिया उसकी डिफिनीशन और इसके समझ लिया एग्जाम्पल। अब इसमें बात आती है रेंज और कोडोमेन या डोमेन के बारे में। अब बात आई इसकी रेंज, डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज क्या होता है, जैसे कि आपने एक रिलेशंस लिख दिया तो रिलेशंस का जो पहला वर्ड होता है उसे बोलते हैं डोमेन और जो दूसरा होता है रेंज। कहने का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू आप पुट करते हैं, जैसे कि x, वो हो गया आपका डोमेन और जो आउटपुट होता है वो होता है आपका रेंज। मतलब इनपुट हो गया आपका डोमेन, जैसे एग्जाम्पल के लिए x, और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको y, वो होता है रेंज। जैसे मैंने कहा 1 रखने समय मिल रहा है 2, 1 रख, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हम कह रहे हैं 1 रखने से 2 मिल रहा है, 2 रखने से 3, 3 रखने से 4, 4 रखने से 5। तो इस तरह से जो आपको रखने से वैल्यू मिल रही है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे आपके क्या हो गए, वो सारे एलिमेंट हो गए आपके डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट जिससे वैल्यू मिल रही है वो हो आपके रेंज। याद रखिएगा, हो सकता है कि कुछ वैल्यू यहाँ एक्स्ट्रा में भी आए तो उसको रेंज में काउंट नहीं करेंगे। जिससे वैल्यू पुट करने पे हमें आउटपुट मिलता है उसी को रेंज में इंक्लूड करते हैं। तो डोमेन क्या हो जाता है, एक सेट हो गया आपका 1 2 3 4 हो गया, एंड द रेंज क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया आपका डोमेन और ये होगा रेंज। अब सारे एलिमेंट जो इससे मिल रहे हैं आउटपुट या नहीं मिल रहे हैं उनको बोलेंगे कोडोमेन, वो अभी आगे आपको हम बताएंगे क्या होता है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ लिया, डोमेन और रेंज, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक्चुअली में टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत सारे हैं जो इस बार सिलेबस में जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो 3 टाइप के रिलेशंस पे हम बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन, एंड द लास्ट थर्ड जो इम्पोर्टेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बस इन्हीं लिए इसके समझ आ रहा है। इसके बाद इनकी बात करते हैं, वो होते हैं आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये 3 आपके इम्पोर्टेंट रिलेशन जिनके आपको पढ़ने हैं, जिनके क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब इन्हीं तीनों को एक साथ अगर किसी में देखा गया उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशंस। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वहाँ आपके बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें रिलेशंस, तो इस रिलेशंस का मतलब समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का मतलब क्या है, सेल्फ का रिलेशन, खुद में खुद का रिलेशन। तो जैसे अभी आपने देखा रिलेशंस में क्या था, ऑर्डर पेयर ए और बी, 2 एलिमेंट थे ना। तो अब यहाँ रिफ्लेक्सिव में बात कर रहा है खुद से खुद का रिलेशन, मतलब कि यहाँ भी वही वर्ड लिखा रहा है, यहाँ भी लिखा रहा है, मतलब आगे भी एक्स लिखा रहा है, बाद में भी एक्स लिखा रहा है। मतलब क्या है, वो जो रिलेशन दिया रहेगा, रिलेशन जो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मैंने एक इक्वेशन बोल दे रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स।
अब इसमें इस ऑर्डर पेयर को जो मिलेगा सेल्फ को इसमें सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल से मतलब समझे क्या है, कहेंगे इफ x, x belongs to R, this implies that x is related to x। इसका मतलब क्या है, उस कंडीशन, जो भी कंडीशन दी रहेगी उसमें अगर ये रिलेशंस होल्ड करता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक रिलेशंस लिख दिया आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने एक रिलेशंस लिख दिया, क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई में रिलेशंस है इस तरीके से कि वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर हम देखें, तो अगर हम रिलेशन में पुट करें एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये ट्रू है, सारे नंबर अपने सेल्फ के इक्वल होते हैं। मतलब इस रिलेशन में मैंने ये पुट किया, लिखना वर्ड समझ दीजिए। पहला वर्ड लिखना है इफ x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट x इज रिलेटेड टू r। इसका मतलब अब अगले स्टेप में जो रिलेशन आपको दिया रहेगा उसको पुट करेंगे। अब यहाँ मैंने कहा दोनों जगह, यहाँ भी x, आगे जो वर्ड लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए, जो आगे वर्ड लिखा था वहाँ भी x लिख दिए, जो बाद लिखा था वहाँ भी x लिख दिए। अगर दोनों इक्वलिटी सही है, जो भी चीज़ें कंडीशन लिखी है वो सही है, इसका मतलब वो रिलेशन होल्ड करता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, जैसा कि एग्जाम्पल में है। बात समझिए, तो रिफ्लेक्सिव लिखने का तरीका क्या है, शो करने का तरीका क्या है, सिंपल से समझना है। इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट x इज रिलेटेड टू r। और फिर अगले स्टेप में रिलेशंस में दोनों जगह सेम वैल्यू रख देनी है। अगर जो एक कंडीशंस दी अगर होल्ड करता है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। अब सिमेट्रिक के बारे में हम बात करें तो सिमेट्रिक क्या है समझिए। सिमेट्रिक का जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इक्वल टाइप का। तो यहाँ क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस में कहते हैं कि अगर a कॉमा b बिलोंग करता है रिलेशंस में, दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर जैसा आपने कहा, अगर मैं कहूँ कि एक रिलेशन, जैसा भी पुराने एग्जाम्पल लिखा था, कुछ एग्जाम्पल लिखा था उसके लिए, अगर इस रिलेशंस में होल्ड करता है, ये जो रिलेशन हो रहा है, अगर a कॉमा बी इसमें होल्ड करता है, जैसे x और y, यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप x y से करिए या a b से करिए, कोई डिफरेंस नहीं है, रिलेशन सेम है। बस जितने भी चीज़ें लीजिएगा सब जगह एक ही लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चंस बदल दिया इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ ले लिया हूँ। बाकी अगर आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप x y कुछ भी, x y a b कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने कहा a कॉमा बी बिलोंग करता है r में, तो दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में। मतलब अगर ये है तो अगर ये भी होगा तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं अगर कहूँ इसमें, तो मैं कहूँ x कॉमा वाई बिलोंग करता है r में, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसी को हम चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब पहला आगे जो बाद में लिखा था उसे पहले लिखा था, जो पहले लिखा था उसे बाद में, तो वही चीज़ यहाँ चेंज कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा वाई जो चेंज कर दिया, अब क्या हो गया, y कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है r में, तो जो बाद में लिखा था उसे पहले लिख दिए, जो पहले लिखा था उसे बाद में लिख दिए। तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए मतलब क्या है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो अगर ऐसा है तो हम उसे बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव, अपना जो थर्ड रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, कहता है इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका पहला इसका बाद, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। समझिए इसका मतलब क्या है, अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r में और इसके बाद जस्ट इसके बाद b कॉमा सी बिलोंग करता है r में, तो इसका पहला इसका लास्ट दोनों बिलोंग करना चाहिए r में। अगर ऐसा होता है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। समझिए, अगर इसी एग्जांपल में क्वेश्चन करना चाहें तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग करता है r में, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। अब
अगर मैं कहूँ एक तीसरा एलिमेंट लूँगा, देखो यहाँ पर ए बी के बाद एक तीसरा एलिमेंट लिया सी, तो अब यहाँ एक्स वाई के बाद तीसरा एलिमेंट ले लिया जेड। अब हमने कहा कि वाई कॉमा जेड अगर बिलोंग करता है आर में, अगर वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब है कि देखो समझो यहाँ पर बाद वाला एलिमेंट पहले लिखना है, पहला एलिमेंट बाद में लिखना है, तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा वाई। अब इन दोनों से हम थर्ड को प्रूव करेंगे, याद रखिएगा, इसमें भी इस फर्स्ट कंडीशन से हमने सेकंड कंडीशन को प्रूव किया है, अब इन दोनों कंडीशन से थर्ड कंडीशंस को प्रूव करना है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन देखें, दोनों से क्या है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। दिस implies that x is equal to z, implies that x comma z belongs to r। इसका मतलब हो गया x comma z belongs to r। तो आपने कहा x y बिलोंग करता है r में, y comma z बिलोंग करता है, तो इसका पहला इसका लास्ट भी इसमें बिलोंग करके, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव है। तो इस तरह से आपने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव कैसे हम प्रूव करते हैं, क्या उसकी डिफिनीशंस है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर्स रिकॉर्डिंग PDF या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।